हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने परिवार माइंड बूस्टर स्टडी में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। यह हमारा रहेगा पार्ट 3। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में जो पिछले 2 पार्ट्स हैं उनको ज़रूर देखें। अपनी वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लेंगे कि आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो फोकस पॉइंट हैं, वो क्या क्या रहेंगे। फेयर एंड फेस्टिवल, पंचायती राज इवोल्यूशन, सर्वे रिपोर्ट्स, लॉन्च पोर्टल्स, नए पोर्टल्स, बुक्स इन न्यूज़, ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़, और जो इंपॉर्टेंट सम साइंटिफिक टर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स इन न्यूज़ एंड एग्रीकल्चर के बारे में। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। थोड़ा सा मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि मार्च मंथ के जो करंट अफेयर हैं, जो कंसोलिडेटेड करके उनको हमने एक PDF में डाल के टेलीग्राम में डाल दिया है। ठीक है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो और जिन्होंने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लें। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, खनियारा मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर लगाया जाता है? ऑप्शन ए कांगड़ा, बी ऊना, सी चंबा, डी कुल्लू। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कांगड़ा। कांगड़ा में एक ग्राउंड है जिसका नाम है पटोला, और ये ग्राउंड किसके नज़दीक है? धर्मशाला के नज़दीक है। किसके नज़दीक है? धर्मशाला। वैसे ये भी माना जाता है कि वहाँ पे कोई ढलियारा प्लेस है। अगर कोई उस पॉइंट से हमें देख रहा है, वैसे तो स्टूडेंट्स बहुत है कांगड़ा से, तो इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफाई करके बता सकते हैं कमेंट में। तो वहाँ पे एक प्लेस है ढलियारा, जहाँ पे ये मेला अभी लगाया गया है रिसेंटली 27 मार्च से 30 मार्च के बीच में। ये न्यूज़ में था, इसीलिए मैंने इसको कवर किया है। इसको हम इंद्रू नाग मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रू नाग मेला। और इसकी जो विशेष बात है वो ये है कि इसको ये माना जाता है कि जो नेचुरल डिजास्टर होती है, जो इंद्रू नाग टेम्पल है, वहाँ पे माना जाता है कि जो नेचुरल डिजास्टर कभी भी होती है, जैसे बारिश होती है, कुछ भी है, तो उन उन चीज़ों के लिए प्रार्थना, उन चीज़ों से बचने के लिए जो प्रार्थना करने जाते हैं वो इस टेम्पल में जाते हैं। ठीक है, इस टेम्पल में। और जो हमारा हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है, ठीक है, जब भी कोई मैच करवाना होता है तो उसमें कोई बारिश ना हो तो उसके लिए निवेदन जो है यहीं पे किया करते हैं, उसकी जो जितनी कमेटी है। ठीक है, और इसकी एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसकी शोभा यात्रा है, जैसे मैंने आपको पहले पिछली वाली वीडियो में भी बताया है कि जलेब किसे कहते हैं? शोभा यात्रा को। जो इसकी शोभा यात्रा है वो इंद्रू नाग टेम्पल से लेके कोटाशनी मंदिर, एक मंदिर है वहाँ पे कोटाशनी मंदिर, ठीक है, यहाँ से यहाँ निकाली जाती है। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। आपसे 3 चीज़ें इसमें मेन पूछी जा सकती हैं कि कौन से ग्राउंड में ये लगाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और प्लेस कौन सा है, या आपसे मंथ पूछ लेगा किस मंथ में लगाया जाता है। ये भी पूछ सकता है कि वहाँ पे किस देवता का या किस जो मतलब जैसे मंदिर है वहाँ पे मेनली किस शोभा यात्रा वहाँ पे निकाली जाती है, इंद्रू नाग की निकाली जाती है। ठीक है, तो आपने इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रहेगा, सुजानपुर की होली किसके द्वारा शुरू की गई थी? आप बोलेंगे कि सर आप ऐसे क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है उनको करंट अफेयर में कैसे बीच में ला रहे हो? तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि हाल फिलहाल में ही जो है होली का जो इवेंट है वो संपन्न हुआ है। ठीक है, और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो ये न्यूज़ में आती हैं, और न्यूज़ में जब आती हैं तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर पीछे किससे लिंक होते हैं? स्टैटिक से लिंक होते हैं। ठीक है, स्टैटिक से लिंक होते हैं। आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि इस बार की होली कितनी तारीख को मनाई गई। ये ज़रूर पूछ सकता है कि ये होली किसने शुरू की थी, ये कहाँ पर मनाई जाती है, उससे संबंधित कोई भी फैक्ट। तो हम उससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, सो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा राजा संसार चंद। ठीक है, मेरा आंसर देने से पहले आप भी अपने एक्सरसाइज कर लिया करो। ठीक है, थोड़ा सा हम ब्रीफ से इसको अगर जानना चाहें तो 12 मार्च से 15 मार्च के बीच में ये फेस्टिवल वहाँ पे मनाया गया। और आप सबको पता है कि एक नेशनल लेवल का फेयर वहाँ पे होता है, जो नेशनल लेवल का फेयर होता है होली में। ठीक है, और ये किसने शुरू किया था? राजा संसार चंद ने 18th सेंचुरी में, 1795 में। अब आपको हर एक फैक्ट जो है नोट करके रखना है इसमें। ठीक है, अब इसकी मेन जो घटना है, जो इवेंट है, वो कैसे मनाया जाता है कि एक ऐतिहासिक मंदिर है वहाँ पे, मुरली मनोहर मंदिर। ठीक है, मुरली मनोहर मंदिर, MMM। ठीक है, और वहाँ से राधा कृष्ण भगवान जी को गुलाल लगा के जो है शुरुआत की जाती है। और इस मेले की शुरुआत पहले के टाइम में राजा व रानी दोनों किया करते थे। ठीक है, खुद वो अपने आप मेले उसमें जाते थे, मंदिर में जाते थे, और मुरली मनोहर को, राधा कृष्ण को गुलाल लगा के जो है मेले की शुरुआत किया करते थे। ठीक है, उसके बाद एक फैक्ट और इसमें बनता है कि जो सुजानपुर का जो शहर है उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना की थी राजा घमंड चंद ने। ये भी क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, तो आपने इन दोनों को क्या करना है। एक क्वेश्चन, एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था कि जो सुजानपुर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आएगा ब्यास रिवर के राइट हैंड
राइट साइड, ठीक है, राइट साइड, दाहिने किनारे के ऊपर ये शहर स्थित है, ठीक है। सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको इसमें बहुत से इफेक्ट मिले होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में जिला स्तरीय मेला माता मनसा देवी कहाँ लगाया गया? ऊना, कांगड़ा, सोलन, मंडी। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सोलन। क्या रहेगा? सोलन। सोलन के कहाँ पे? धर्मपुर में, धर्मपुर में। और ये मेला आपका 15 से 17 अप्रैल के बीच में लगाया गया, ठीक है। आपने इसको ध्यान रखना है। ये थोड़ा नया क्वेश्चन है क्योंकि वैसे मेला तो बहुत ओल्ड है, पर इसको बार बार कवर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। मैंने इसको देखा कि मतलब ये मेला जो है कवर करने में छूट रहा था, तो इसमें जैसे क्या क्या करवाया जाता है, इसमें स्पोर्ट्स होता है, दंगल इसमें होता है, नाइट शोज इसमें होते हैं, एक अच्छा स्तर का जो ये मेला है, ठीक है। और जो ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जो चीज़ें हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है थोड़ा सा कि जो माता मनसा देवी मंदिर है वो कहाँ पे बनाया गया है, मेला है वो कहाँ पे बनाया गया है? धर्मपुर में, ठीक है। सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 78वां हिमाचल दिवस कहाँ मनाया गया? देखो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि इसमें हम बहुत सारे फैक्ट देखने वाले हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका, डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, पांगी, पांगी रहेगा, ठीक है। इससे पहले अगर मैं 77th की बात करूँ तो वो पिछले साल कहाँ मनाया गया था? काजा में, आप सबको याद होगा, ठीक है। 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जो है हमारे जो हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था, ठीक है। और इस बार का जो 78वां हिमाचल प्रदेश का हिमाचल डे मनाया गया है वो पांगी के किलाड़ में मनाया गया है। पांगी किलाड़ एक ही वो है, ठीक है। और यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी घोषणा की है कि जो पांगी है उसको प्रदेश का पहला प्राकृतिक मतलब नेचुरल खेती वाला, नेचुरल खेती का उपमंडल बनाया जाएगा, उपमंडल। आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश के अलावा भारत का पहला ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि प्राकृतिक या जैव खेती में नंबर 1 स्टेट बना है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2-3 एग्जाम में हिमाचल में रिपीट हो भी चुका है और आगे भी इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने मेरे को बताना है कि इंडिया में सबसे पहला स्टेट कौन सा है जो कि जैविक खेती में नंबर 1 पे है, ठीक है। उसने फुली अपने आप को नेचुरल स्टेट घोषित कर दिया है। अब वहाँ पे इस दिन कौन कौन सी घोषणाएं की गई? एक तो वहाँ पे बताया गया कि वहाँ पे एक मिल्क चिलिंग प्लांट लगाया जाएगा जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 10,000 लीटर। मिल्क चिलिंग नहीं, सॉरी, प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया। देखो चिलिंग और प्रोसेसिंग में फ़र्क है। चिलिंग प्लांट वो होते हैं जिसमें मिल्क को ठंडा रखा जाता है और प्रोसेसिंग प्लांट वो होते हैं जिसमें प्रोसेस किया जाता है, जैसे मिल्क से क्रीम, ठीक है, और मिल्क से घी निकालना, ठीक है, या फिर दही बनाना, कर्ड बनाना, ठीक है, या मिल्क से कोई आइसक्रीम बनानी, ठीक है। तो प्रोसेसिंग प्लांट्स वो होते हैं जिसमें प्रोसेस करके वैल्यू ऐड करके उसको नए प्रोडक्ट में बदला जाता है, ठीक है। और चिलिंग प्लांट वो होते हैं जो यहाँ पे मिल्क को ठंडा रखा जाता है, ठीक है। और एक वहाँ पे और घोषणा की गई कि वहाँ पे एक 33 किलोवाट की इलेक्ट्रिक लाइन है, इलेक्ट्रिक लाइन, ठीक है, जिसको हम थिरोट किलाड़ लाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इसमें 45 करोड़ रुपए का बजट इसको दिया गया ताकि इसको बहुत स्मूथली तरीके से चलाया जाए, ठीक है। तो ये भी आपने इसको ध्यान में रखना है। और इससे संबंधित कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में हिमाचल में पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो 3215, 3315, 3415, 3615। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 3615। थोड़ा सा हम हिमाचल की जो पंचायती राज सिस्टम है उसके ऊपर पीछे से नज़र मारेंगे क्योंकि जब ये चीज़ें न्यूज़ में थी तो हमें देखना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो जाता है कि हिमाचल में पंचायतें कैसे बनी थी। तो सबसे पहले क्या हुआ, 1949 की बात मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ उस टाइम क्या हुआ कि हमने पंजाब का एक ग्राम पंचायत अधिनियम था, ठीक है, उसको हमने अपना लिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि 1952 में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम लाया, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट लाया हमने, ठीक है। और 1954 में हमने जाके 466 ग्राम पंचायतों का गठन किया, ग्राम पंचायतें बनाई। फिर बाद में हमने इनको बढ़ा के 1962 में इनकी संख्या 638 कर दी, ठीक है, रेज किया हमने इसका नंबर। और बाद में उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे 1970 में
जो हिमाचल की पंचायतें थी उनको 2 स्तरों में बाँट दिया, 2 स्तरीय प्रणाली जिसको हम बोलते हैं, बाँट दिया। एक में हम करते थे कि एक नॉर्मल पंचायत जैसे पंचायत होती है, ठीक है? और एक में न्यायिक पंचायत जो कि ऐसे जुडिशियल वर्क भी करती थी, ठीक है? बाद में 1977 में क्या हुआ कि हमने जो इसका जुडिशियल वर्क था, जुडिशियल वर्क वाला जो स्टेटस था, ठीक है? इसको नॉर्मल पंचायत को दे दिया, नॉर्मल जो पंचायतें थी उनको दे दिया, और ये जो न्यायिक पंचायत वाला व्यवस्था थी उसको ख़त्म कर दिया। क्या किया? ख़त्म कर दिया उसको। फिर 1992 में भारतीय जो संविधान है उसमें एक अमेंडमेंट हुई, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है? और उसमें इस चीज़ को अपनाया गया, मतलब इंडिया लेवल पे अपनाया गया जो पंचायती राज सिस्टम था, ठीक है? उसको लीगल जो स्टेटस मिला, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस मिला, वो कब मिला? 1992 में। आप मेरे को आर्टिकल बताएंगे, ठीक है, आप कमेंट में, कि पंचायती राज से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। मैंने आपको इसका अमेंडमेंट एक्ट बता दिया कौन सा है, ठीक है? और उसके बाद फिर 1994 में हिमाचल प्रदेश में अगेन हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट आया, ठीक है, 1994 का, ठीक है? और उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही अभी तक चल रहा है। बाद में पंचायतों के जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज होते गए, और अभी जो लास्टली 2020 में जो पंचायतों का नंबर है वो बढ़ा है, और उसके हिसाब से 3615 जो है पंचायतों का भी टोटल नंबर है हिमाचल प्रदेश में। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुझे उम्मीद है कि पंचायती राज सिस्टम को आपने थोड़ा सा ढंग से देखा होगा, और इसकी जो संबंधित फैक्ट्स हैं उनको आपने गेन किया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? देखो, करंट अफेयर्स में मैं आपको वैसे ही करवा रहा हूँ जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपको रिपोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं, सर्वे से क्वेश्चन आते हैं, आपको जो डेज हैं, इवेंट्स हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसी प्रकार से हम कवर कर रहे हैं, ठीक है? जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, हम वो चीज़ें कवर कर रहे हैं। करवाने को, पढ़ाने को बहुत सी चीज़ें हैं, ना पढ़ा के ख़त्म हो सकती हैं, ना पढ़ के ख़त्म हो सकती हैं। पर बात क्या है? बात है कि सिलेक्शन की बात है, ठीक है? आपको यहाँ से ठान के जाना है कि आपने सिलेक्शन लेनी है, और जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप अपने आप को कंसिस्टेंट रखिए, हार्ड वर्क करिए, अपने जो दायरा है उसको छोटा कर लीजिए, अपने जो और काम हैं उनको प्रायोरिटी कम दीजिए, अपनी स्टडी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है? जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया बहुत ही रंगीन है, मतलब जो अभी आपको लगता है ना कि दुनिया में कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक आप सिलेक्ट नहीं होते ना, सिलेक्शन जब आपके पास नहीं है ना, तो आप तो ऐसा लग रहा होगा कि अभी तक तो कुछ भी नहीं है। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं, दुनिया में बहुत सारे रंग हैं, ठीक है? सो हमारा क्वेश्चन है कि फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर रहेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये जो रिपोर्ट है वो 2 साल में जो है एक बार निकाली जाती है, 2 ईयर्स में एक बार आती है, मतलब एवरी 2 ईयर्स के बाद आती है। और ये रिपोर्ट क्या बताती है? ये ग्लोबल जॉब मार्केट के बारे में बताती है, ठीक है? अब आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे हर चीज़ जो है मशीनाइजेशन से या मैकेनाइजेशन से, एआई से जब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, तो जॉब का खतरा, जॉब के ऊपर खतरे मंडराना एक स्वाभाविक बात है। तो ये जो फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट है ये बताएगा कि जैसे ये जो अभी एडिशन इसका निकाला गया है, ये 2025 से लेके 2030 के बीच में जॉब्स के ऊपर क्या खतरा रहेगा, कितनी जॉब्स कम हो जाएंगी जो मैनुअल जॉब्स हैं, उसके ऊपर जो है ये रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई है, ठीक है? सो थोड़ा सा आपने इसको देख लेना है और अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है इसको। मैं आपको हैंड रिटन नोट्स ज़्यादा प्रेफर करूँगा, आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ। क्यों? क्योंकि पीडीएफ पढ़ना, उसको माइंड में बिठाना, बहुत सारी चीज़ें जो है एक स्टूडेंट जो एक सीरियस एस्पिरेंट है उसके लिए नहीं है, ठीक है? जो सीरियस एस्पिरेंट है वो, उसके लिए ये है कि वो स्मार्ट स्टडी ऐसे करे कि हाँ, हमने पीडीएफ में सारी चीज़ें आपको दे दी, एक जगह इकट्ठी करके आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, ठीक है? आप उसको कम से कम अपने हाथ से अपने हिसाब से नोट्स बना के तैयार कीजिए, ठीक है? सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेवा पोर्टल क्या है? देखो, ये बहुत ही ज़रूरी पोर्टल है। नेवा पोर्टल क्या है? तो मैं आपको इसका डायरेक्ट बता देता हूँ। ये जो पोर्टल है ये बनाया गया है लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के ऊपर, ठीक है? और इसको बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि जो पूरी कंट्री है, इंडिया है, ठीक है, इसमें जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली है उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, एक वन प्लेटफॉर्म के ऊपर लाने के लिए बनाया गया है। इसको आप, जो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति भी है, ठीक है, लेमैन भी है, वो उसको एंड्रॉयड ऐप से डाउनलोड कर सकता है, जैसे एंड्रॉयड ऐप स्टोर से, ठीक है? और मेनली ये चीज़ बनाई गई है किसको? जो विधानसभा के जो बिजनेस हैं, विधानसभा में जो कार्य होते हैं उनको स्मूथली चलाने के लिए, ठीक है? होता क्या है कि जो एमएलएज होते हैं
जब उन्होंने किसी, जैसे अपोजिशन का कोई एमएलए है, जब उसने कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, तो वो क्या करता है, पहले पत्राचार करता है, पत्र लिखता है, फिर उसमें क्वेश्चन लिखता है, फिर उसको आंसर मिलता है। तो इस तरीके से जो है क्या चीज़ें होती हैं कि उसमें जो कागज़ों की खपत थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। एक तो इसका पॉइंट ये भी है कि इसको पेपरलेस करने के लिए, जो हमारा सिस्टम है उसको पेपरलेस करने के लिए ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट ये रहेगा कि ईजिली एक्सेस होगा किसी को, एक्सेस टू ईच सिटीजन, जो कोई भी सिटीजन है, अगर आप रियल टाइम फंक्शनिंग देखने जाते हो, रियल टाइम मतलब जो भी हो रहा है, जैसे मान लो विधानसभा में कोई भाषण चल रहा है, कोई बजट पारित हो रहा है, तो आप उसको रियल टाइम अपने फ़ोन में ऐप में देख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ये जो ऐप है ये बनाई गई है, ये पूरी इंडिया के जितनी भी विधानसभा हैं उनको एक ही जगह पे देखा जा सकता है, ठीक है। सो ये जो पोर्टल है ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। आप मेरे को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक और पोर्टल का नाम बताऊंगा आपको, ई कल्याण, इसके बारे में बताएंगे कमेंट में कि ई कल्याण पोर्टल जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और ये किससे संबंधित है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा, हाल ही में भारत पोल पोर्टल किसने लॉन्च किया? पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इंडियन पुलिस, सीबीआई, सीबीसी। राइट आंसर जो इसका रहेगा वो रहेगा सीबीआई। अब इस पोर्टल को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? इस पोर्टल की हेल्प से जो है जितने भी जैसे भगौड़े होते हैं ना, जो भारत से कोई क्राइम करके भाग जाते हैं और बाद में जो है किसी और देश में जाके बैठ जाते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए ज़्यादा हेल्प होगी इससे, ठीक है। वैसे तो इंडिया में भी काम करेगा पर उनको पकड़ने के लिए ज़्यादा हेल्प होगी। क्यों? क्योंकि इसको डायरेक्ट लिंक कर दिया गया है इंटरपोल के साथ। इंटरपोल, इंटरपोल होती है इंटरनेशनल जो पुलिसिंग है, ठीक है। तो अब अगर यदि कोई ऐसे भागता है, ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे जो पुलिस है वो उसको ढूंढने में जो है, हम यहाँ से उसको बताएंगे कि ऐसे ऐसे व्यक्ति है, ठीक है, उसका बायोडाटा और वो इंडिया में ऐसे ऐसे कुछ करके गया है, और तो इंटरनेशनल पुलिस उसको ढूंढने में पूरी मदद करेगी, ठीक है। साथ ही साथ में जितनी भी हमारी जो इंडिया की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है ना, उनको भी इसमें इस पोर्टल से बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे जो है एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी भगौड़े हैं, जो क्राइम करने वाले हैं, उनकी नॉलेज या उनके जो रिलेटेड डाटा है वो इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है। और तीसरा इसमें क्या है कि जैसे जो साइबर अपराध हो रहे हैं आज के टाइम में, आप सब डेली सुनते हैं कि जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, ठीक है, और जैसे तस्करी जिसको हम बोलते हैं, ड्रग्स की तस्करी, मानव तस्करी भी होती है, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी सुना होगा आपने, ठीक है। तो इन सारे जो मामलों से निपटने के लिए ये पोर्टल जो है बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो भारत पोल जो पोर्टल है, अगर आपके पेपर में आता है तो आपसे ये पूछा जाएगा कि किससे संबंधित है, किसने लॉन्च किया है, तो सीबीआई ने लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया है? कि साइबर क्राइम्स और जो ऐसी तस्करी वाले मामले हैं या फिर कोई भगौड़े जो यहाँ पे क्राइम करके निकल जाते हैं उनसे संबंधित है। और ये भी पूछ सकता है कि एक, या अगर अलाइड में या किसी दूसरे एग्जाम में आएगा तो वहाँ पे ये भी दे सकता है एक लाइन कि ये किससे संबंधित जोड़ा जाएगा इसको, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल पुलिस से जोड़ा जाएगा। सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा विमोचित पुस्तक बुरांस द फ्रेग्रेंस ऑफ वर्ल्ड के लेखक कौन है? अनुपमा शर्मा, राकेश भारद्वाज, सुकृति गौतम और करण थापर। देखो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अनुपमा शर्मा। और ये जो अनुपमा शर्मा जी हैं ये आपकी इंग्लिश की लेक्चरर हैं। क्या है? इंग्लिश की लेक्चरर स्कूल में, और GSS गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर गर्ल्स में, हमीरपुर गर्ल्स की प्रोफेसर हैं। और इन्होंने ये बुक लॉन्च की है। ये बुक जो है एक पोइम बेस्ड बुक है। कैसी है? पोइम बेस्ड बुक, जिसमें इन्होंने वर्ड्स के ऊपर लिखा हुआ है, जो शब्दों के ऊपर लिखा है कि जो थॉट प्रोवोकिंग पोइम जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, जो दिमाग को हिला देने वाली या हमारी चेतना को जागृत करने वाली पोइम्स जो है इन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। और इसकी खास बात क्या है कि क्यों ये बुक जो है ज़रूरी है? इसमें से जो भी प्रोसीड आएगा ना, जो भी जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा इसकी सेल से, ठीक है, वो इन्होंने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत जो अकाउंट है उसमें देने को बोला है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हिमाचल गवर्नमेंट की जो ऐसी पहल है मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, ठीक है, जो आपको मैंने पहले करंट अफेयर में करवाई भी है, ठीक है। तो उसमें फंड जो है जाएगा, जो भी इसकी सेल से पैसे जनरेट होंगे, तब ये हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी बन जाती है। पुस्तक द ऑर्बिटल किस लेखिका की कृति है? समंथा हार्वे, नोरा रिचर्ड, विद्या स्टोक्स, द्रौपदी मुर्मू। इसका राइट आंसर रहेगा समंथा हार्वे। अब आप बोलेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये तो बुक जो है 2023 में न्यूज़ में थी। देखो ये बुक जो है 2023 में पब्लिश हुई थी, पर इस बुक के पब्लिश होने के बाद जो बुकर प्राइज़ मिला है 2024 का,
ठीक है। वो किसको मिला है? वो मिला है इस बुक को, ठीक है। और किसने लिखी है? समंथा हार्वे। इसलिए हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या बन जाती है? इंपॉर्टेंट। स्टार मार्क कर लो इसके ऊपर, आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगी बुक। अब इस बुक में ऐसा है क्या, ये क्यों इतनी खास है? एक तो पहली बात ऐसी है कि ये एक उपन्यास है, ठीक है। और इसकी जो बड़ी खास बात मेरे को अच्छी लगी उसमें ये है कि ऐसी बुक्स जो है ना रेयर बनती हैं। इसमें साइंस के ऊपर भी है, ठीक है। फिलॉसफी भी इस बुक में है, फिलॉसफी जिसको हम दर्शन बोलते हैं, साइंस को विज्ञान। और इसमें लिटरेचर के ऊपर भी है, ठीक है। लिटरेचर मतलब साहित्य। तो साहित्य कथा, दार्शनिक कथा और विज्ञान कथा, ये तीनों इस बुक में इंटरमिक्स की गई हैं। तो ये बुक बहुत ही खास बुक है, इसीलिए इसको जो है बुकर प्राइज भी मिला है। आप मेरे को कमेंट में बताओ कि बुकर प्राइज देती कौन कंट्री है, कौन सी कंट्री देती है, ठीक है। मेरे को आप कमेंट में बताएंगे। सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये एक टर्म, जैसे इंस्टीट्यूशन की बात मैंने आपसे की थी। देखो, हम हर एक वीडियो में जो है ना 1 या 2 ऑर्गेनाइजेशन आपकी कवर करते हैं, ठीक है। टोटल आपकी कितनी ऑर्गेनाइजेशन है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? 25 या 26, ठीक है। और इससे पहले हम कर कितने चुके हैं? 10 या 12 कर चुके हैं हम इनमें, ठीक है। ऐसे ही हम एक एक करके वीडियो में क्या कर लेते हैं? ऑर्गेनाइजेशन कवर कर लेते हैं। और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो न्यूज़ में है, जो भी उनसे रिलेटेड कोई चीज़ है, उसको हम यहाँ कवर कर लेते हैं और आपकी सारी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगी। जीके एक कैसा प्रोसेस है? जीके एक स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है। अगर आपने अपना जीके इंक्रीज करना है, ठीक है, तो आप जैसे आपने आज एक चीज़ सीखी, फिर आप उसको कंटिन्यूसली गेन करते रहो, गेन करते रहो, गेन करते रहो, तब आपकी जीके बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन किताब उठाओ और एक दिन में सारी चीज़ें पढ़ लो, तो वैसे जीके बढ़ाने वाली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। आप ग्रेजुअल प्रोसेस में जो है जीके को सीखते जाओ और धीरे 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 आपका जीके बढ़ जाएगा। सो हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो नाबार्ड क्यों न्यूज़ में था? नाबार्ड इसलिए न्यूज़ में था कि हिमाचल ने अभी हाल फिलहाल में ही वहाँ से लोन अप्लाई किया था। और हिमाचल की स्थिति को फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसको देखते हुए, ठीक है, नाबार्ड ने जो है हिमाचल प्रदेश को 6 नए प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। सो इसलिए नाबार्ड जो है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। और ये एक ऑल इंडिया जो है फाइनेंशियल बॉडी है, ऑल इंडिया डेवलपमेंट फाइनेंशियल बॉडी या इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ऑल इंडिया में काम करती है, ठीक है। और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुई थी? 1981 में एक एक्ट बना था, नाबार्ड एक्ट, और एस्टेब्लिश इसको 1982 में 12 जुलाई को किया गया था, 12 जुलाई, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। और इसके चेयरमैन अभी हाल जो रिसेंट चेयरमैन है इसके, या करंट चेयरमैन जिसको बोल सकते हैं हम, वो है शाहजी केवी, ठीक है। क्या क्या ध्यान रखना है आपने कि 1982 में बना था, जो नाबार्ड एक्ट है वो 1981 है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, ऑल इंडिया डेवलपमेंट फाइनेंशियल बॉडी है, और इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है आपने। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। वैसे इसकी ब्रांचेज भी है, और हमारे नज़दीक कौन सी ब्रांच पड़ती है? रीजनल ऑफिस जिसको हम बोलते हैं, वो है चंडीगढ़ में। कहाँ है? चंडीगढ़ में। सो आई होप आपको समझ आया होगा। हमारी नेक्स्ट जो टर्म है वो है ग्रीन कॉरिडोर। देखो, ग्रीन कॉरिडोर क्यों बार बार पेपर में पूछने की एक्सपेक्टेशन जो है ज़्यादा है, या जो उम्मीदें हैं वो ज़्यादा है, क्योंकि हिमाचल जो है ना खुद को क्या ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य ले चुका है। कैसी? ग्रीन स्टेट। और ये लक्ष्य क्या किस डेट का है? 31 मार्च 2026 तक हम अपने आप को ग्रीन स्टेट बना लेंगे, ठीक है। तो ग्रीन कॉरिडोर जो है ना ग्रीन स्टेट से सीधा संबंध रखता है। कैसे रखता है? सीधा संबंध रखता है। क्यों? क्योंकि कॉरिडोर का मतलब होता है आने जाने का, गलियारा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, रास्ता। और ग्रीन क्या होता है? ग्रीन का मतलब ऐसा है कि जहाँ पे हम कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे संसाधन यूज कर सकें जो कि नॉन पोल्यूटिंग है। तो ऐसे हम 6 रोड बना रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे हाईवेज बन रहे हैं हिमाचल में। कितने? 6 रोड बना रहे हैं हम ऑल ओवर हिमाचल में, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल आराम से क्या कर सकती है। वैसे पहाड़ों में इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्वाइव नहीं कर सकती है, आपको पता है, पर एक अच्छे अगर रोड्स हों हमारे, तो उनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है आराम से सर्वाइव कर सकती है और यहाँ पे फ़ायदा दे सकती है। तो हमने 6 रोड जो है हमारे ऐसे बन रहे हैं, चाहे वो कालका से शिमला की तरफ को, चाहे वो मटौर से शिमला हो, या जो हमारे कुल्लू मनाली की तरफ हो, वो 6 हमारे हाईवे ऐसे हैं जो हम इस लेवल में बना रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल उसमें आराम से फुली लोड के साथ जाना आना कर सके, ठीक है। और हम बसेज भी खरीद रहे हैं, साथ में हम 402 इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग स्टेशन है वो भी बना रहे हैं, ठीक है।
सो इसलिए जो है ग्रीन कॉरिडोर का जो वर्ड है वो समझना ज़रूरी है। ऐसी टर्में जो बार बार रिपीट होती हैं आपके करंट अफेयर्स में कहीं पे भी, वो आपके लिए मैं लेके आता हूँ, ठीक है। अब है आपका जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। देखो इसका जो जो मतलब है ना, वो यहीं पे इसी ही टर्म में जो है छुपा हुआ है। जीरो बजट का मतलब है कि जो हमारी इनपुट है उसको जीरो कर देना है हमने। अब इनपुट कैसे जीरो होगी? इनपुट तभी जीरो हो सकती है ना कि हम जो पेस्टिसाइड हैं उनको ना खरीदें, फर्टिलाइज़र हैं उनको ना खरीदें, ठीक है। और जो किसान हैं उनको क्या मतलब जो है एग्रीकल्चर का लोन नहीं लेना पड़े, तभी जीरो हो सकती है ना, जो जीरो बजट है, ठीक है। लोन भी उनको नहीं लेना पड़े, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसके लिए क्या है कि जो हमारे खेतों में जो पुरानी जो ट्रेडिशनल हमारे तरीके थे, जैसे हम बुआई करते थे, बीजते थे, ठीक है, उस तरीके को हम जो है दोबारा उसके ऊपर विश्वास करके उस चीज़ को हम दोबारा शुरू करें, ठीक है। और जो हमारे खेतों में उपलब्ध है, जैसे अपनी गोबर की खाद है, उस गोबर की खाद से हम क्या करें, मतलब जो है रसायन ना डाल के गोबर की खाद डालें। अब पेस्टिसाइड के रूप में हम क्या यूज़ करेंगे जो नेचुरल हो? पेस्टिसाइड के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे जो एक बनाते हैं बीजात्मक घोल होता है, ठीक है। बीज को पहले उसी में बीजात्मक घोल, ठीक है। उसमें क्या होता है कि गाय को गोबर लेके उसमें कुछ पानी मिलाया जाता है और बेसन मिलाया जाता है, और उसमें गाय का जो यूरिन होता है वो मिलाया जाता है, ठीक है। और ऐसे गुड़ मिलाया जाता है उसमें, तो उसका एक घोल बनाया जाता है, जो कि जिसमें बीज डालने से पहले ज़मीन में उसमें एक दिन रखा जाता है और उसके बाद उसको सुखाया जाता है, तब उसमें डाला जाता है। फिर उसमें कोई भी कीड़ा या कोई भी किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं लगता है, ठीक है। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मतलब है कि फार्मिंग करनी है हमने नेचुरल, और जिसमें खर्चा हो जीरो। और उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास उपलब्ध चीज़ें हैं उन्हीं का यूज़ करके हम क्या करेंगे, खेती करेंगे, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट है धनवास 1 मेगावाट सौर परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा? चंबा, हमीरपुर, ऊना, सोलन। सो इसका राइट आंसर रहेगा चंबा। चंबा के पांगी में इसको किया जा रहा है, ठीक है। जब 15 अप्रैल का जो फंक्शन था, हिमाचल डे था, उस टाइम ही जो है माननीय सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इसकी आधारशिला रखी थी, ठीक है। और इसका लक्ष्य जो लिया गया है वो लिया गया है नवंबर 2025 तक इसको कंप्लीट करना है। इसके लिए वहाँ पे जो है ना 10 करोड़ का बजट भी दिया गया है, आई थिंक, ऐसा जो मुझे याद है 10 करोड़ का बजट भी दिया गया है, ठीक है। अब इस 1 मेगावाट के जो सोलर परियोजना है उससे क्या क्या फ़ायदे वहाँ पे होने वाले हैं? एक तो फ़ायदा उसमें ये होने वाला है कि जो वहाँ की 19 पंचायतें हैं ना, उनमें सर्दियों में वहाँ पे लाइट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो दूसरी हमारी इलेक्ट्रिक जो लाइन वाला जो सिस्टम है वो वहाँ पे ठप हो जाता है सर्दियों में, ठीक है। वहाँ पे बर्फ़ पड़ जाती है। अगर सोलर परियोजना होगी तो धूप तो लगती रहेगी, ठीक है। तो जो 19 पंचायतें हैं उनमें सभी पंचायतों में ये सोचा गया है कि 500 किलोवाट की बैटरीज लगा के वहाँ पे पंचायत की तरफ से, ठीक है, हर एक पंचायत में बिजली दी जाएगी, ठीक है। और बिजली जनरेट कहाँ से होगी? वो होगी धनवास 1 मेगावाट जो सौर परियोजना है उससे। अब ये भी एक हरित राज्य मतलब जो ग्रीन स्टेट बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। क्यों? क्योंकि जैसे जो हमारे ऐसे ग्लेशियर वाले एरिया हैं या बर्फ़ वाले एरिया हैं, अगर उनमें हम कम से कम पॉल्यूशन करें, वैसे तो इंडिया में पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम बहुत सी चीज़ें, बहुत से एग्रीमेंट साइन किए हैं हमने, बहुत सी चीज़ें कर भी रहे हैं, पर मेनली जो हमारा ग्लेशियर है वो नहीं ना पिघले, तो इसलिए तो हमें ज़्यादा एम्फेसाइज़ करना चाहिए ग्रीन एनर्जी के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम वहाँ पे जो है सोलर परियोजना को यूज़ करें तो उससे क्या होगा कि हमारी एक तो लागत कम आएगी और जो हमारी प्रकृति है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगी, ठीक है। और उसी टाइम जब माननीय सुक्खू जी वहाँ पे गए थे, तो उन्होंने महिला मंडलों के लिए वहाँ पे 4 महिला मंडलों के लिए 25-25 लाख रुपए का अमाउंट दिया है कि वहाँ पे उनको महिला मंडल भवन बनाने के लिए, ठीक है। सो आप मेरे को थोड़ा-सा ये बताएँगे कमेंट बॉक्स में किस-किस को पता है कि ई-परिवहन क्या है? ई-परिवहन जो टर्म है, ये मेरे को ध्यान में आई है अभी, ठीक है। इसके बारे में आप मुझे बताएँगे। गंगा 101 और रंजीत डेक्कन किस खाद्यान्न की किस्म है? देखो ये मैंने जो क्वेश्चन है ये वैसे बहुत पुराना क्वेश्चन है, पर किसी एग्जाम से उठाया हुआ, अभी किसी एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है, सेंटर के एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा, डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, मक्की। अब क्वेश्चन क्या था वहाँ पे? क्वेश्चन ये था कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसमें 5 अनाज के उनके ऊपर वो 5 चीज़ों के ऊपर वो हुई थी। तो उसमें ये पूछा गया था कि इनमें से, इन पाँचों में से
गंगा 101 और रणजीत डेक्कन किसकी किस में थी, ठीक है। तो वो आपके एग्जाम में भी कभी आ सकता है कि जो 5 अनाज थे वो कौन कौन से थे, या 5 चीज़ें जिसके ऊपर ग्रीन रिवोल्यूशन में काम हुआ था। तो एक तो आपने रखना है व्हीट का नाम याद रखना है, ठीक है। फिर आपने जैसे गेहूँ, फिर आपने मक्की का नाम याद रखना है, ठीक है। फिर आपने मिलेट्स जो मोटे अनाज होते हैं उनका नाम याद रखना है। फिर राइस का नाम याद रखना है। और एक होते हैं जो मोती आपने देखे होंगे ना, जो कई बार तालाबों में जो लोग करते हैं, ठीक है। तो वो मोतियों के ऊपर भी जो है ग्रीन रिवोल्यूशन की गई थी। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में आप मुझे बताएंगे कि किस सन में शुरू हुई थी, ठीक है, और इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ कि ग्रीन रिवोल्यूशन जब हुई थी तो हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल किया गया था इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये फॉर द फर्स्ट टाइम जो मक्की है उसका हाइब्रिड बीज की किस्म है, ठीक है। मक्की के हाइब्रिड बीज की किस्म है। और उस टाइम दादैन जो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, या उस टाइम शायद इंदिरा गांधी जी थे, ठीक है, उन्होंने 18,000 हाइब्रिड सीड मंगवाए थे। कहाँ से? मैक्सिको से। कहाँ से? मैक्सिको से। तो ये आपको ध्यान में रखना है, रणजीत डेक्कन और गंगा 101। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपकी इस वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करें। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए हमारे चैनल पर एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट की सीरीज़ है, ठीक है, जो कि मात्र 149 में स्टूडेंट्स को दी जा रही है। जिन्होंने एनरोल नहीं किया है वो ज़रूर कर लें, ठीक है। सो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय हिमाचल।